नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के चैप्टर ब्रिटिश कार्यपालिका के बारे में। हमने बात करी थी इससे पहले स्विट्जरलैंड की और अमेरिका के बारे में। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन की कार्यपालिका। ब्रिटेन जो संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है और यहाँ राजा नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथों में होती है तथा उसके मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। सारा जो शासन है वो ताज के नाम पर होता है, लेकिन राजा काम नहीं करता बल्कि उसके जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा किया जाता है। इसलिए वाल्टर बेजोट नामक वैज्ञानिक ने कहा, या जो राजनीति विज्ञानी था उन्होंने कहा कि राजा केवल सम्मानित कार्यपालिका है किंतु मंत्रिमंडल कुशल कार्यपालिका होता है। मंत्रियों ने संसद को अपनी कठपुतली बना लिया है तो मंत्रीगण अपने स्थायी सेवकों के हाथों की कठपुतली बन गए। मंत्रियों ने तो संसद को और जो कठपुतली बना लिया और जो मंत्रीगण है वो स्थायी सेवकों के हाथों में कठपुतली बन गए। अब अपन बात करते हैं राजपद के बारे में। तो राजा का वहाँ पर पद अनुवांशिक होता है, पैतृक होता है और वह नाममात्र का अध्यक्ष होता है, केवल हस्ताक्षर वाली मशीन बनकर रह गया है। ब्रिटेन को ताजदारी गणतंत्र कहा जाता है। राजा मानव है और ताज एक संस्था है। सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति का प्रतीक है ताज। ताज राजा या रानी के शीश का मुकुट ही नहीं बल्कि इसके शासन की सारी सत्ता का वास होता है ताज में। इसीलिए कहा जाता है कि राजा की मृत्यु हो गई, अर्थात मानव के रूप में वह मर गया। राजा चिरंजीवी हो तो उसकी यही अर्थ होता है कि मानव के रूप में राजा तो खत्म हो गया, लेकिन जो राजा का ताज है या जो पद है वह हमेशा बना रहता है। राजपद 1701 के कानून के अनुसार यह पद हैनोवर वंश की संतान को मिलेगा जो प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायी होंगे। 1701 के अनुसार यह था कि जो हैनोवर वंश था उसकी संतान को ये मिलेगा और जो प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायी थे और निसंतान अगर वो होते हैं तो संसद के कानून के अनुसार अन्य परिवार के सदस्य को यह राजपद दिया जा सकता है। 1931 के अनुसार ऐसा करने से पूर्व राष्ट्रमंडल देशों की संसद ने भी इसकी पुष्टि करवानी आवश्यक होती है। समय के साथ राजा की शक्तियों में कमी आई, लेकिन ताज की शक्तियों में वृद्धि हुई है। राजा की बहुत सी शक्तियाँ पुराने समय से चली आ रही हैं, विशेष अधिकारों में निहित होती हैं, जबकि कुछ शक्तियाँ संसद द्वारा निर्मित कानूनों की देन होती हैं। तो इसके बारे में अपन बात करें तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात न करते हुए कुछ एक बातें कहेंगे, लेकिन हम जो कार्यपालिका की आगे प्रधानमंत्री वाला और मंत्रिमंडल वाली बात करेंगे तब उसमें सारी कुछ बातें आ जाएंगी। तो हम सीधे चलते हैं कि वाल्टर बेजोट ने 3 महत्वपूर्ण काम बताए हैं। एक तो सूचना पाने व परामर्श करने का अधिकार, प्रोत्साहन देने का अधिकार तथा सावधान करने का अधिकार। साथ ही कहा है कि सद्बुद्धि राजा को और क्या चाहिए, ऐसी बातें वाल्टर बेजोट ने कही हैं। अब हम बात करते हैं सीधे प्रधानमंत्री के बारे में। तो हमने पहले बात करी थी कि राजा राज्य का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष होता है। कैबिनेट राज्य के जहाज को चलाने वाला एक यंत्र होता है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक होता है। यानी कैबिनेट एक जहाज होता है और उस जहाज का चालक कौन होता है? प्रधानमंत्री। 1937 के ताज के मंत्रियों के कानून से उसके वेतन, भत्ते, पेंशन सब कुछ उल्लेखित उसमें कर रखा है और प्रधानमंत्री का पद वरीयता क्रम के अनुसार 5वां होता है ब्रिटेन में। 1714 में जर्मनी जॉर्ज प्रथम राजा बना और उसके बाद उसका पुत्र जॉर्ज द्वितीय बना। उसको अंग्रेजी नहीं आने के कारण सारा काम रॉबर्ट वॉलपोल ने किया और उसी को पहला प्रधानमंत्री होने का श्रेय प्राप्त हुआ। रॉबर्ट वॉलपोल को पहला प्रधानमंत्री होने का श्रेय प्राप्त हुआ। अर्थात प्रधानमंत्री का पद, शक्तियाँ तथा उसकी प्रभावशाली स्थिति सभी परंपराओं पर आश्रित होती है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राजा करता है, जो कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत वाले दल को नेता होता है। जो कॉमन सभा है ना, उसके स्पष्ट दल का बहुमत वाला नेता होता है। 1923 के बोनर लॉ से पहले किसी सांसद को प्रधानमंत्री बना दिया जाता था। 1963 में प्रधानमंत्री बनने से पहले लॉर्ड डगलस को प्रेरित छोड़नी पड़ी थी। अपवाद की स्थिति में राजा अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। अपवाद अगर किसी स्थिति में हो तो वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है।
यानी वो विशेष स्थिति का इस्तेमाल करता है। जैसे 1929 में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राजा ने लेबर पार्टी के रैमजे मैकडोनाल्ड को प्रधानमंत्री बनाया। 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। किसी प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर राजा जाने वाले प्रधानमंत्री से या उस पार्टी के वरिष्ठ नेता से परामर्श लेकर किसी दूसरे को नियुक्त कर सकता है। ये कार्य संवैधानिक दृष्टि से ठीक होना चाहिए, तभी राजा ऐसा करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्य केवल स्वस्थ परंपराओं पर आश्रित होती है। तो लॉर्ड मार्ले ने अलग अलग बातें कही हैं कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद की, लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद की मेहराब की आधारशिला होता है। अर्थात एक जो गुंबद होता है उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों का चयन, विभागों का बंटवारा, किसी को संतुष्ट न होने पर त्यागपत्र मांगना या विभागों में परिवर्तन करना, ये सब का सारा काम प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री शासन का ही नहीं, दल का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री को पुरस्कार के वितरण की शक्ति प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राजा, वह ताज या राजा, अन्य लॉर्ड चांसलर, राजदूतों तथा अन्य आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। यॉर्क व कैडबरी के वरिष्ठ बिशपों की नियुक्ति मुख्य नीति निर्माता प्रधानमंत्री शासन के निरीक्षक के रूप में होता है। प्रधानमंत्री राजा व अपने मंत्रियों के बीच की कड़ी होता है। प्रधानमंत्री संसद व मंत्री के बीच में आपस में संपर्क कराता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अपने राष्ट्र का वह नेता होता है। वैश्विक दृष्टि से या जो भी किसी प्रकार की कोई आपदा हो उस समय वह अपने एक नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत होता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में राजा एक राज्य का नायक होता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपने राज्य का शासनभार होता है। सक्षम और असक्षम होने पर भी देश की सारी मर्यादा उस पर निर्भर होती है। मुख्य कार्यपालक, मुख्य विधायक और मुख्य प्रशासक होने के नाते वह प्रभावशाली व शक्तिशाली होता है। कुछ लेखक प्रधानमंत्री को निर्वाचित राजा की संज्ञा भी दे देते हैं। अब जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सलाह के लिए मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल के अनेक रूप हो सकते हैं। मंत्रिमंडल के हम भाग कर सकते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। तो हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री। तो शासन को क्रियाशील करने, बनाए रखने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक टोली होती है जिसके प्रधानमंत्री होता है। जेनिंग्स ने कहा है कि कैबिनेट का शासन संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री कैबिनेट पर अपनी शक्ति बढ़ाकर छत्र छाया स्थापित कर लेता है। और इस कारण से आरजे क्रोशमैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सरकार कहते हैं कैबिनेट वाले को। प्रधानमंत्री कैबिनेट का निर्माता होता है। वह अपने मंत्री की सूची तैयार करता है, जिसे स्वीकार करे राजा अन्य मंत्री की नियुक्ति कर देता है। स्वीकार करके राजा अन्य मंत्री की नियुक्ति कर देता है। प्रधानमंत्री उनके विभागों को बांटता है। मंत्रिमंडल में सभी प्रकार के मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव, अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्री कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। जो अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट में सभी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। कुशलता और अनुभव का भी वह ध्यान रखता है। 1964 के मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट के अनुसार मंत्रियों की कुल संख्या 91 से अधिक नहीं हो सकती। कैबिनेट की बैठकों में अति महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। कभी कभी प्रधानमंत्री कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों से कैबिनेट मंत्रियों से परामर्श से काम करता है और इसे भीतरी या आंशिक कैबिनेट भी कहा जाता है, जिसे किचन कैबिनेट भी कह सकते हैं। पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड 6 मंत्रियों की टोली के साथ काम करते थे और इसलिए 6 को 6 बड़े कहा जाता था। इटली के 3 इस साथ काम किया जाता है। भारत में भी किचन कैबिनेट के रूप में इस पर काम किया जाता है। मंत्रिमंडल के शासन के प्रति उत्तरदायी होना संसदीय शासन व्यवस्था का मूल विशेषता है। जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः सारे मंत्री अपने किए गए और न किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व व्यक्तिगत और सामूहिक 2 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत में हर मंत्री अपने विभाग के कृत्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है और उसे स्वयं की गलती होने पर खुद को ही आलोचना या त्यागपत्र देना पड़ता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व में अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव कॉमन सभा में पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सभी साथ साथ तैरते हैं और सभी साथ साथ डूबते हैं। अब जो कैबिनेट है उसके क्या काम है? कैबिनेट के कामों के बारे में 1918 की हेल्डन कमेटी के अनुसार उसने कुछ ही काम बताए। एक तो संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले जो भी नीति के काम हैं उनका अंतिम रूप से निर्धारण कैबिनेट करती है। दूसरा है संसद से स्वीकृति पाने के बाद राष्ट्रीय नीति पर नियंत्रण रखना कैबिनेट का काम होता है। तीसरा है विभाग के कार्यों को निरंतर कोऑर्डिनेशन के आधार पर रखना और उनका परिसीमन करना भी कैबिनेट का काम होता है। कैबिनेट सत्र के
कैबिनेट संसद के सत्र के उद्घाटन के लिए रानी का भाषण तैयार करती है और जिसमें सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियों के बारे में विवरण दिया जाता है। कैबिनेट ही सत्र बुलाने और उसके समापन, कौन कौन से बिल लाने हैं, ये सब तय करती है। कैबिनेट संसद के जो मूल काम है उनको आज अपहरण कर लिया है और अब संसद की स्थिति रबड़ की मोहर की तरह हो गई, अर्थात कैबिनेट सर्वोच्च हो गई। प्रदत्त या हस्तांतरित विधान के विकास ने कैबिनेट की शक्ति का प्रसार कर दिया। कैबिनेट का राष्ट्रीय वित्त पर भी नियंत्रण है। धन विधेयक या बजट पास संसद में गिर जाए तो इसका अर्थ होगा अविश्वास प्रस्ताव पास। सामूहिक उत्तरदायित्व की समीक्षा अगर की जाए तो स्पष्ट होता है कि यह आज असंभव है, क्योंकि एक तो पूर्ण बहुमत वाली सरकारें नहीं है तथा मत विभाजन से पूर्व सचेतक व्हिप जारी करना होता है। आज ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की शक्तिशाली स्थिति को आच्छादित कर लिया, अर्थात अपने को और लेप कर लिया है। 1999 प्रोफेसर डेनिश का बंद ने टिप्पणी की कि कैबिनेट काफ़ी समय पहले ही मृत हो चुके। स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही एक राजनीतिक तथ्य है कि यदि संसद मंत्रियों के हाथों का एक खिलौना हो गई है, संसद ही किसके हाथों का खिलौना हो गई है? मंत्रियों के, तो मंत्रीगण अपने स्थायी कर्मचारी के प्रभावाधीन में आ गए हैं, अर्थात संसद को तो मंत्रीगण ने कर लिया और मंत्रीगण को स्थायी कर्मचारियों ने कर लिया। ऊपरी परत मंत्रीगण, राजनेतागण, कार्यकाल अस्थायी व निचली स्तर पर उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारीगण तथा इनका कार्यकाल स्थायी होता है और ये राजनीति से दूर स्थायी कार्यपालिका होती है। मंत्री कार्यकुशल और योग्यताधारी नहीं होते हैं और इसके कारण से सारा काम प्रशासन ही चलाते हैं। मंत्री स्वामी होते हैं, वो केवल आदेश देते हैं। नौकरशाह सेवक होते हैं जो मंत्री के आदेशों को मानता है और सारा काम ये शिक्षित लोग ही चलाते हैं। इस कारण से लोक सेवक मंत्रियों पर हावी हो जाते हैं और लोकतंत्र सेवक तंत्र में बदल जाता है, अर्थात नौकरशाही तंत्र में बदल जाता है। रैमज़ेमेयर ने मंत्रियों के उत्तरदायित्व की और में नौकरशाही फलते फूलते ये बात कही है। रैमज़ेमेयर ने क्या कहा कि जो मंत्रियों के उत्तरदायित्व का काम है उसमें ही नौकरशाही फलती फूलती रहती है, अर्थात नौकरशाही की भूमिका बढ़ जाती है। अब हम जो नौकरशाही की भूमिका बढ़ी है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरशाही की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि सारा काम स्थायी अधिकारी ही करते हैं। मंत्री हमेशा पार्टी की मीटिंग और गतिविधियों में व्यस्त रहता है और मंत्रियों को समय समय पर सलाह भी ये अधिकारी ही देते हैं। विधायन का काम, कैबिनेट द्वारा बनाए गए बिलों के मसौदे सचिव लोग ही वास्तविक शिल्पकार होते हैं। लोक सेवक ही सारा काम करते तब बाद में संसद में स्वीकृति के लिए जाते हैं। नौकरशाह स्वयं के अनुकूल हो ऐसा काम नहीं करते। वित्त फाइनेंस का काम, कॉमन सभा राष्ट्र के कोष पर अपना नियंत्रण रखती है, परंतु तथ्य है कि बजट बनाने का काम विभागीय सचिव ही करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रभावशाली भूमिका नौकरशाहों की होती है। नौकरशाहों की अपनी इस भूमिका के कारण ही प्रभावशाली भूमिका से लॉर्ड हिवर्ट ने नौकरशाहों को नव निरंकुशवाद, न्यू डेस्पोटिज्म नाम दिया है। किसने? लॉर्ड हिवर्ट ने। हिवर्ट ने क्या कहा? नवनिरंकुशवाद, ये नौकरशाहों के बारे में। रैमज़ेमेयर कहते हैं कि नौकरशाही 3 बड़े दोषों को जन्म देती है। एक तो व्यर्थ का विलंबन या लालफिताशाही, दूसरा रूढ़िवादी या प्रगति पर रोग तथा तीसरा अधिकारियों के उदंडी स्वभाव। इन दोषों के दूर करने के लिए इन दोषों को दूर करने के लिए मंत्रियों का कुशल होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जनसंचार के साधनों को भी सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही फीडबैक मिलता है। फिर भी दोनों मंत्रियों और लोक सेवकों का आपसी सामंजस्य बेहद ज़रूरी होता है। अगर शासन के कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करवाना है तो नौकरशाहों का और मंत्रियों का आपस में समन्वय होना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।